डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 37। सामने आरशी और अभिमान को ऐसे देख माया की आंखों से अचानक ही एक कतरा आंसू का बहगालों पर लुढ़क आया। वो बेसुध सी खड़ी उन्हें देख रही थी। उसे किसी चीज का होश नहीं था। तभी अचानक उसे अभिमान के कराहने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनते ही माया अपने होश में आई। उसने तुरंत अभिमान की तरफ देखा, जो अपनी कमर पर अपना एक हाथ रखे दर्द में तड़प रहे थे। उनकी कमर में चाकू धंसा हुआ था, जो उनके खिसकने की वजह से और ज्यादा अंदर की तरफ धंस चुका था। माया जल्दी से अभिमान के पास आए और उनके पास नीचे बैठते हुए उनका सर अपनी गोद में रख लिया। डैड ओपन योर आइज। क्या हुआ डैड आपको? ये सब किसके किया है? माया अभिमान का गाल थपथपाते हुए रोते हुए बोली। आज पहली बार था जब माया की आंखों से आंसू बह रहे थे, वरना वो पहले कभी नहीं रोई थी। माया की आवाज जब अभिमान के कानों में पड़ी तो उन्होंने हल्के से अपनी आंखें खोल माया की तरफ देखा, और उसे देखते ही दर्द में भी उनके होंठों पर हल्की सी स्माइल खिल गई। अभिमान धीरे से अपना एक हाथ उठा माया के गाल पर रखते हुए धीमी सी दर्द भरी आवाज में बोले, मेरी बच्ची। उन्होंने इतना ही बोला था, तभी अचानक वे जोर से खांसने लगे और खांसी के साथ उनके मुंह से खून निकलकर सीधा माया के कपड़ों पर आ गिरा। अभिमान के मुंह से निकले खून को देखते ही माया का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया। माया जल्दी से खुद को संभालते हुए बोली, डैड आपको और मॉम को कुछ नहीं होगा। मैं अभी आप दोनों को हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। आप और मॉम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। ये बोलते हुए वो अपना फ़ोन निकाल एम्बुलेंस को कॉल करने लगी, पर तभी अभिमान ने उसका हाथ पकड़ उसे कॉल करने से रोक दिया। माया ने हैरानी से अभिमान की तरफ देखा, जो अपनी अधखुली आंखों से उसे ही देख रहे थे। अभिमान धीरे से बोले, बेटा मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। हमारा साथ यही तक का था। तुम अपना ख्याल रखना और हमसे प्रॉमिस करो कि एक दिन तुम पूरे लंदन में हमारा नाम ऊंचा करोगी। तुम बहुत आगे तक जाओगी, इतना कि सब तुम्हें तुम्हारे नाम से जाने। हमारा हमेशा से सपना रहा था कि हम अपनी बेटी को सक्सेस के उस पड़ाव पर देखें कि हम अपना सीना चौड़ा कर कह सके कि माया खुराना हमारी बेटी है। ये बोलते हुए उन्होंने कस के माया का हाथ पकड़ लिया। अभिमान से ज्यादा बोला नहीं जा रहा था। वो बहुत मुश्किल से बोल पा रहे थे। अभिमान अपनी पकड़ माया के हाथ पर कसते हुए बोले, प्रॉमिस करो बेटा कि तुम एक दिन पूरे लंदन में अपनी खुद की पहचान से जानी जाओगी। ये बोलते हुए उनके मुंह से खून बह रहा था। उनकी कंडीशन बिगड़ती जा रही थी। उनकी बात सुनकर माया जल्दी से बोली, आई प्रॉमिस डैड, मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगी। आपको कुछ नहीं होगा और आप खुद अपनी आंखों से मुझे सक्सेस होते देखेंगे। ये बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथों से कस के अभिमान का हाथ पकड़ लिया। माया की आंखों से आंसू बहकर अभिमान के चेहरे पर पड़ रहे थे। माया की बात सुनकर अभिमान के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो धीरे से बोले, अब मैं शांति से मर सकता हूँ। ये बोलते हुए उनके हाथ की पकड़ माया के हाथ पर ढीली पड़ रही थी और उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। अभिमान की पकड़ अपने हाथ पर ढीली होते देख अचानक ही माया का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो जल्दी से अभिमान का गाल थपथपाते हुए उन्हें होश में लाने की कोशिश करते हुए बोली, डैड आंखें खोलिए अपनी। मुझे बताइए ये सब किसने किया है? क्या आपकी किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी थी या फिर किसी अपने ने ये सब किया है? प्लीज डैड बताइए ये सब किसने किया है? ये बोलते हुए उसकी आंखों में अलग सा ही गुस्सा झलक आया था, जो उसके लिए था जिसने अभिमान और आरशी की ऐसी हालत की थी, जो माया के मॉम डैड की ऐसी हालत का जिम्मेदार था। माया के गाल थपथपाने की वजह से अभिमान धीरे धीरे होश में आने लगे थे। उन्होंने हल्के से अपनी आंखें खोल माया को देखा और वो धीमी से आवाज में बोले, आग। इतना बोल अचानक से वे एकदम से चुप हो गए और उनका हाथ माया के हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उनकी आंखें जो अधखुली थी वो वैसे की वैसे ही रह गई, और जो वर्ड वो बोलने वाले थे वो उनके मुंह में ही रह गया। माया हैरानी से अभिमान के चेहरे को देख रही थी। उसने एक बार अपने हाथ को देखा, जिसमें कुछ देर पहले अभिमान का हाथ था, और फिर उसने वापस अभिमान के चेहरे को देखा। माया धीमे से कांपती आवाज में बोली, डैड। ये बोलते हुए उसने अपने कांपते हाथों से अभिमान का हाथ पकड़ उनकी नब्ज चेक की। उनकी नब्ज रुक चुकी थी। अचानक ही माया अपनी जगह नीचे गिर गई और दूसरे ही पल वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, डैड। उसकी आंखों से बेशुमार आंसू बहने लगे थे। तभी अचानक माया को आरशी का ध्यान आया।
उसने जल्दी से आरशी की तरफ देखते हुए कहा, मॉम। बोलते हुए वो आरशी के पास आए और उसके गाल को थपथपाते हुए बोली, मॉम। मॉम अपनी आंखें खोलिए, प्लीज मॉम ओपन योर आइज। आंखें खोलो मॉम। ये बोलते हुए वो आरशी का गाल थपथपा रही थी, पर आरशी कोई रिएक्ट नहीं कर रही थी। उसकी सांसें तो कब का उसका साथ छोड़ चुकी थी। आरशी को कोई रिएक्ट नहीं करता देख माया की आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगे और दूसरे ही पल वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, आगने वालिया, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे मॉम डैड के साथ ये सब करके तुमने अच्छा नहीं किया है। तुमने मुझसे मेरी सारी दुनिया छीन ली है। इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बोलते हुए वो जोर से बिलख कर रोने रही थी। उसने कस के आरशी को अपने गले से लगाया हुआ था। उसके सारे कपड़ों पर अर्शी और अभिमान का खून लग चुका था। एपिसोड 38। उसकी सांसें तो कब का उसका साथ छोड़ चुकी थी। आरशी को कोई रिएक्ट नहीं करता देख माया की आंखों से और तेजी से आंसू बहने लगे और दूसरे ही पल वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, आगने वालिया, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरे मॉम डैड के साथ ये सब करके तुमने अच्छा नहीं किया है। तुमने मुझसे मेरी सारी दुनिया छीन ली है। इसके लिए तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बोलते हुए वो जोर से बिलख कर रोने रही थी। उसने कस के आरशी को अपने गले से लगाया हुआ था। उसके सारे कपड़ों पर अर्शी और अभिमान का खून लग चुका था। तभी अचानक बाहर मेन डोर पर कुछ हलचल हुई, जिसका एहसास होते ही माया ने अपनी आंखें खोल सामने डोर की तरफ देखा, जहां वीरेन, सुमित्रा, दिया, कामिनी और अंगद पांचों डोर पर खड़े हैरानी से सामने के नजारे को देख रहे थे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया है? ये किसने किया? अभिमान, आरशी, इन दोनों की ऐसी हालत। इतना बोल सुमित्रा चुप हो गई और वो तेजी से अभिमान और सुमित्रा के पास आकर नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह गालों पर लुढ़क आए थे। इधर वीरेन, दिया, अंगद और कामिनी हैरानी से खड़े अभिमान और आरशी को देख रहे थे। कामिनी के सर पर अभी भी एक बैंडेज बंधी हुई थी और उसके लेफ्ट हैंड पर भी बैंडेज लगी हुई थी। तभी दिया और वीरेन भी जल्दी से अंदर आए और वे चिल्लाते हुए बोले, ये सब किसने किया है? जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ। अंगद, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। आरशी और अभिमान को हॉस्पिटल लेकर जाना है अभी। ये बोलते हुए वे दोनों भी सुमित्रा के पास आकर नीचे बैठ गए। दिया जल्दी से माया की बाहों से आरशी को छुड़ा उन्हें देखते हुए बोली, छोटी माँ, क्या हुआ आपको? अपनी आंखें खोलिए, देखिए हम सब आपको और छोटे पापा को लेने आए हैं। प्लीज आंखें खोलिए अपनी। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो एक हाथ से आरशी का गाल थपथपा रही थी। माया बेसुध सी बैठी चुपचाप उन सबको देख रही थी। वीरेन की आंखें में भी नमी छा गई थी अभिमान और आरशी को देखकर। उसने अभिमान का सर अपनी गोद में रखा हुआ था और वो लगातार अभिमान का सर सहला रहा था और उसे उठने को बोल रहा था, पर अभिमान कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। तभी अंगद जल्दी से अंदर आया और उसने तुरंत अभिमान और आरशी की नब्ज चेक की। दे आर नॉट हियर, दे आर डेड, अंगद ने हैरानी और उदास के भावों से धीमी सी आवाज में कहा। ये सुनते ही दिया, सुमित्रा और वीरेन ने तुरंत उसकी तरफ देखा, जो खुद हैरानी से अभिमान को देख रहा था। तभी अचानक उन सबकी नजरें माया पर पड़ी, जो बेसुध सी बैठी सामने आरशी को देख रही थी। माया की हालत देख उन तीनों की आंखों से आंसू बह गालों पर लुढ़क आए। सुमित्रा धीमे से अपनी जगह से उठी और माया के पास आ उसे अपने सीने से लगा लिया। माया ने अभी भी कोई रिएक्ट नहीं किया। उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं थे। सुमित्रा धीरे धीरे माया की पीठ से हिलाते हुए बोली, माया मेरी बच्ची, ये सब कैसे हुआ है? किसने किया है? तुम्हें कुछ पता है इन सब के बारे में? अगर तुम आज खुराना मेंशन छोड़कर नहीं आती तो ये सब कुछ नहीं होता। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इधर अंगद की नजरें भी माया को देख रही थी। माया की ऐसी हालत देख उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो एक गहरी सांस लेकर खड़ा हुआ और वो अपना फोन निकालते हुए धीमी सी आवाज में बोला, अंकल, पुलिस को कॉल करना पड़ेगा। अब वही पता लगा सकते हैं ये सब किसने किया है। आई एम श्योर कोई पुराना दुश्मन ही होगा जिसने ये सब किया है। अभिमान अंकल और आरशी आंटी का मर्डर हुआ है, इसलिए पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। ये बोलते हुए वो पुलिस को कॉल करने लगा था। हाँ बेटा, सही कहा है तुमने। जल्दी से पुलिस को कॉल करो। जिसने भी हमारे भाई को मारा है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। हमारे रिश्ते जैसे भी हो, पर अभिमान और आरशी थे तो हमारे अपने ही। हम उनकी मौत का बदला जरूर लेंगे। जिस किसी ने भी ये सब किया है उसे सजा जरूर मिलकर रहेगी। वीरेन ने लाल आंखों से अभिमान और आरशी की डेड बॉडी को देखते हुए कहा। अंगद ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया और उसने पुलिस को कॉल मिला दिया। कोई जरूरत नहीं है पुलिस को कॉल करने की।
मुझे पता है ये सब किसने किया है और उसके साथ क्या करना है ये भी मुझे अच्छे से पता है। मौत के बदले मौत और दर्द के बदले दर्द, यही हुसूल होता है बदला लेने का। जिसने भी ये किया है उसे भी इसी दर्द से गुजरना पड़ेगा। माया ने लाल आंखों से अंगद को देखते हुए अपनी बेहद ही कर्कश आवाज में कहा। उसकी बात सुनकर सबने एकदम से माया की तरफ देखा और उसकी नफरत से लाल हो चुकी आंखों को देखते ही एक पल के लिए सब कांप गए। अंगद, जिसने पुलिस को कॉल मिला दिया था, माया की बात सुन उसने वापस कॉल कट कर दिया। माया ने एक नज़र उन सबको देखा और फिर तुरंत सुमित्रा से अलग हो वो घर से बाहर निकल गई। उससे आरशी और अभिमान को नहीं देखा जा रहा था, इसलिए वो कुछ देर के लिए बाहर चली गई थी। माया के जाते ही वीरेन ने एक गहरी सांस लेकर अंगद की तरफ देखा और धीमी सी आवाज में बोला, प्रिपेयर फॉर द फ्यूनरल। अगर माया पुलिस की इनविटेशन नहीं चाहती है तो फिर हम पुलिस को नहीं बुलाएंगे। ये बोलते हुए उसने उदासी से एक नज़र अभिमान की तरफ देखा और फिर वो भी बाहर चला गया। दया और सुमित्रा दोनों अपने मुंह पर हाथ रखे रो रही थी। तभी कामिनी उनके पास आए और वो सुमित्रा के कंधे पर हाथ रख उसे सांत्वना देते हुए बोली, सुमित्रा जी बस कीजिए, आपके रोने से जो चला गया है वो वापस नहीं आने वाला है, संभालिए खुद को। ये सुनते ही सुमित्रा ने आंसू भरी आंखों से कामिनी की तरफ देखा और वो हल्का सा उठ झट से कामिनी के गले लग गई। सुमित्रा कामिनी के गले लगकर रोते हुए बोली, हम अभिमान और आरशी को पसंद नहीं करते थे, पर हम ये कभी नहीं चाहते थे कि वो हमें छोड़कर चले जाए। ये बोलते हुए वो कामिनी से अलग हुई और आंसू भरी आंखों से आरशी और अभिमान की तरफ देखने लगी। अंगद वही खड़ा सब कुछ देख रहा था। वो धीरे से खुद में बोला, ये सब किया किसने है? जिस किसी ने भी किया है ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं होगा उसके लिए। ये बोलते हुए वो भी बाहर चला गया। वो बाहर आया तभी उसके कदम एक जगह आकर रुक गए और वो चुपचाप सामने देखने लगा, जहां माया अपने दोनों हाथ सीने पर फोल्ड किए मेन डोर के पास खड़ी सामने देख रही थी। अंगद को माया की पीठ दिखाई दे रही थी। अंगद ने एक गहरी सांस ली और अपने कदम माया की तरफ बढ़ा दिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो और कौन है वो जिसने अंकल आंटी को मारा है? मुझे भी जानना है उसका नाम। अंगद ने पीछे से अपना एक हाथ माया के कंधे पर रखते हुए कहा। अंगद का हाथ अपने कंधे पर महसूस करते ही माया ने हल्का सा सर घुमा, एक बार अपने कंधे पर रखे अंगद के हाथ को देखा और फिर उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। माया की नजरों को देख अंगद ने तुरंत अपना हाथ उसके कंधे से हटा लिया और वो धीमी सी आवाज में बोला, प्लीज माया बताओ ये सब किसने किया है? माया बीच में बोली, क्यों, तुम्हें क्यों जानना है ये सब किसने किया है? वो जो भी थे मेरे मॉम डैड थे, तुम्हारे कुछ नहीं लगते थे, इसलिए तुम बस अपना ध्यान रखो, मेरा मैं अपने आप देख लूंगी। बोलकर वो वहां से जाने लगी। लेकिन तभी अंगद पीछे से उसे देखते हुए तेज आवाज में बोला, इतना एटीट्यूड किस बात का है तुम्हें? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, तो फिर अब क्या हो गया है? मेरे आगे पीछे घूमने वाली लड़की आज मुझसे बात तक नहीं करना चाहती है। इस चेंजमेंट का रीजन क्या समझूं मैं? कोई और मिल गया है या फिर मेरी अटेंशन पाने का कोई नया? अभी उसने इतना ही बोला था तभी माया एकदम से उसकी तरफ पलटी और हल्की तेज आवाज में बोली, मिस्टर अंगद मेहरा, तुम्हें जो रीजन समझना है समझ लो। तुम्हारी थिंकिंग पर मेरा कंट्रोल नहीं है। ये मेरी लाइफ है और मेरी लाइफ में कौन आएगा कौन जाएगा ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। अपनी हद में रहो वरना बेहद होने में मुझे वक्त नहीं लगेगा। ये बोलते हुए उसकी आंखें सुर्ख लाल हो चुकी थी। उसके चेहरे पर अजीब से भाव थे जिन्हें देख एक पल के लिए अंगद भी अपनी जगह खड़ा कांप गया था। माया ने कुछ पल अंगद को देखा और फिर वो सीधा घर के अंदर चली गई। इधर दूसरी तरफ एक जगह जहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, वहां खाली मैदान के अलावा और कुछ नहीं था। तभी अचानक वहां जोर की हवा चलने लगी। उस हवा से चारों तरफ धूल ही धूल उड़ने लगी। वो हवा नेचुरल नहीं थी बल्कि किसी के प्राइवेट जेट की थी। तभी जेट उस मैदान में उतरा और उसका डोर ओपन कर एक शख्स बाहर आया, जिसका चेहरा इस वक्त बहुत डरावना लग रहा था। उसकी काली आंखें इस वक्त गुस्से से लाल हो रखी थी, जो उसे बहुत डेंजर लुक दे रही थी। वो शख्स कोई और नहीं, लक्ष्य था, जो अभी बर्लिन से लंदन आया था। तभी उसके पीछे से रिवांशी जेट से बाहर आई। उसे 2 फीमेल गार्ड ने पकड़ा हुआ था। रिवांशी का छोटा सा चेहरा इस वक्त गुस्से से कांप रहा था। वो उन गार्ड्स से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर गार्ड्स ने उसे कस के पकड़ा हुआ था, जिस वजह से वो उनसे छूट नहीं पा रही थी। अरे छोड़ो मुझे, और तुम लोगों को मुझसे चाहिए क्या? मुझे जाने क्यों नहीं देते हो तुम सब? मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं पता है। मैं भाई के साथ नहीं रहती थी।
मैं तो यही लंदन में रहती थी, इसलिए मुझे बलिन के बारे में कैसे पता होगा। और वैसे भी भाई किसी को कुछ नहीं बताते हैं। वो और आग्नेय भाई अपना काम खुद ही देखते हैं। मुझे और अक्षत भाई को उनके काम के बारे में कुछ नहीं पता है। रेवांशी ने खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर कहा। रेवांशी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर लक्ष्य का चेहरा एकदम से सर्द हो गया। वो अपनी आंखें बंद कर अजीब तरह से अपने फोरहेड पर 2 उंगलियों को रब करते हुए धीमी सी आवाज में बोला, आग्नेय वालिया, रेवांश वालिया। इतना बोल वो एकदम से रेवांशी की तरफ पलटा और दूसरे ही पल वहां एक जोर की चटाक की आवाज गूंज गई। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।